साहित्यानुरागी बंधुओं, अभी आपके सामने हिंदी कविता का एक युवा स्वर था और उसके शब्दों की जो प्रभावात्मकता थी वो इसलिए थी कि वो अपनी उम्र की कविता पढ़ रही थी, प्रीति की कविता पढ़ रही थी। शायद इस उम्र में यही उचित है, लेकिन मैं जो 7 दशक के आगे की यात्रा कर रहा हूँ, मुझे इनको देख करके अपनी कक्षा के बच्चों की याद आती है। मुझे याद है जब मेरे बाल सफ़ेद होने लगे तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि परेशान मत होइएगा सफ़ेद बालों से, बाज़ार में चले जाइए, ये थोड़ी सी पैसे खर्च करिए और आप अपनी उम्र के कई दशक पीछे चले जाएंगे। मैं गया भी, दुकान पर चढ़ रहा था और उस समय दुकान से मेरे कुछ छात्र छात्राएं नीचे उतर रहे थे। मैंने उनकी आंखों में झांका और मुझे लगा उनकी आंखों में तो मेरे लिए वही भाव है। मेरे काले और सफ़ेद बालों से उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ा और मुझे लगा कि मैं जिन बच्चों के लिए जी रहा हूँ, जो बच्चे मेरी ज़िंदगी है, उनके ऊपर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बाल कितने सफ़ेद होते हैं। मैं बिना वो लोशन लिए हुए उतर आया और अगले दिन अपने मित्रों से कहा, वो आपसे कहता हूँ, बड़ी मुश्किल से बालों पे सफ़ेदी हमने पाई है। अभी आप एक जवान स्वर को सुन रहे थे, अब आप सुनिए, बड़ी मुश्किल से बालों पे सफ़ेदी हमने पाई है, इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई है। इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई है। और बच्चों, अपने अपने माँ बाप का स्मरण करना, जब सवेरे वो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं उनके पांव छूते हो तुम, क्यों? बिवाई पांव की, हाथों के ये छाले बताएंगे हमारी जेब में गाढ़े पसीने की कमाई है। बिवाई पांव की, हाथों के ये छाले बताएंगे हमारी जेब में गाढ़े पसीने की कमाई है। और ध्यान रखना, शब्द की साधना, साहित्य को लिखना अगर साधना है तो उसे पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ सुनना आराधना है। इस साधना और आराधना के बीच में ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि मोहब्बत दोस्तों से की, मोहब्बत दुश्मनों से की, ये दौलत हमने अपने दोनों हाथों से लुटाई है। मोहब्बत दोस्तों से की, मोहब्बत दुश्मनों से की, ये दौलत हमने अपने दोनों हाथों से लुटाई है। और यद्यपि आपके इस मंच का नाम हो हल्ला रखा गया है, लेकिन मैं इससे अलग हट करके एक बात कह रहा हूं आपसे। जब कवि सुनने आए तो आप उसकी चेतना और संवेदना से कैसे जुड़ें? अदब से बांचना उसको, अदब से बांचना उसको कि हर कवि की हथेली पे विधाता ने बहुत गहरी हृदय रेखा बनाई है। अदब से बांचना उसको कि हर कवि की हथेली पे विधाता ने बहुत गहरी हृदय रेखा बनाई है। ये मेरी 72 वर्ष की उम्र मुझे इस बात का अधिकार देती है कि मैं समय समय पर कागज़ को देख लूं जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। आज ध्यान रखिएगा, हम कवि जो शब्द की साधना कर रहे हैं, आपकी तरफ से, पूरे देश के नौजवानों की तरफ से 4 पंक्तियां देते हैं कि या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। हमारा काम क्या है? ध्यान रखिएगा, हमने बड़े बड़े सपने देखे हैं देश को आगे बढ़ाने के, लेकिन हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं भी हैं, उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करता हूं। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। और ये जो जवान बच्चे हैं, हम जैसे बुजुर्ग जिनके घर में ये जवान बच्चे हैं और जिनके होने के कारण हमें अपनी वृद्धावस्था का एहसास नहीं होता, क्योंकि हमारे पड़ोस में, हमारे पार्श्व में यौवन बैठा हुआ है। कैसा होना चाहिए ये यौवन? हमारी अपेक्षा क्या है आपसे? जो कांटों में मुस्काए, जवानी उसको कहते हैं। जो कांटों में मुस्काए, जवानी उसको कहते हैं। जो राहें नई बनाए, जवानी उसको कहते हैं। और चलते चलते लड़खड़ा जाए, ये भी मुमकिन है, पर जो गिरकर फिर उठ जाए, जवानी उसको कहते हैं। चलते चलते लड़खड़ा जाए, ये भी मुमकिन है, पर
जो गिरकर फिर उठ जाए, जवानी उसको कहते हैं। और इस जवान पीढ़ी को जो मेरे सामने बैठी है, इस श्रृंखला की ये 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं अपनी कक्षा के कुछ बच्चों पर बहुत नाराज रहा करता था। बड़े शरीर थे, बड़े शैतान थे, बहुत हो हल्ला करते थे। लेकिन जब समय आया शहीदों के लिए रक्तदान देने का, ऐसा जो शहादत करने जा रहे थे, ऐसे जवानों के लिए कैंप लगा, तो मैंने देखा मेरी कक्षा के वो बच्चे सबसे आगे लाइन में खड़े थे। और उनको देख करके मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी। वो पंक्तियां सुनाता हूं आपको कि असंभव लग रहा हो जो उसे संभव बनाती है, हिमालय को हिलाती है, समंदर को सुखाती है, जवानी बेहिचक नजरें मिला लेती है सूरज से, मगर बूढ़े दिए के सामने सर को झुकाती है, मगर बूढ़े दिए के सामने सर को झुकाती है। और अगली भाई साहब, एक निवेदन है आपसे। आप पैदा होते ही तो 72 साल के नहीं हो गए, धीरे धीरे करके हुए होंगे। भाभी सामने बैठी, कभी भाभी जी की भी कुछ लिखा है आपने? हाँ, लिखा है। तो जरा वो सुना दीजिए इन बच्चों को, उन्हें मालूम पड़े कि अभी 72 साल का व्यक्ति कैसे लिख सकता है जवानी में। अभी जो बच्ची यहाँ संचालन कर रही थी, उसको मैंने एक वरिष्ठ रचनाकार के नाते क्रम की बात बताई। तो मैंने कहा कि इसके बाद, मेरे बाद हमारी बच्ची कीर्ति आएगी, जो मंच की अद्भुत स्वर्णिम संज्ञा है, और सर्वांत में राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीत की विजय पताका लहराने वाला ये, अब क्या कहूँ, मेरे मुख से शिष्ट की जगह दुष्ट निकलने वाला था, विष्णु आएगा। ये विष्णु आएगा जो कुछ भी कह सकता है। मैं बताऊंगा, निश्चित रूप से श्रृंगार की बात करूंगा, लेकिन पहले बात सुन लीजिए। ये बात आपको सबको इशारे से समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, पहले वो 2 पंक्तियाँ कि ये केवल एक अध्यापक लिख सकता है। एक बार राजभवन में कवि सम्मेलन का आमंत्रण मिला, जैसे आज साहित्य आज तक में देखा मैंने, तमाम औपचारिकताएं, तमाम भव्यताएं, दिव्यताएं तो नहीं कहूँगा, दिव्यताएं की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन भव्यता बहुत है। तो उस समय जब मैं राजभवन में गया तो मेरा एक छात्र संयोग से वहाँ का बड़ा अधिकारी बन गया था। एक हरकत उसने की, एक पंक्ति अपने लिए लिखी, एक पंक्ति उस बच्चे के लिए लिखी। पहले अपनी पंक्ति, राजभवनों का सफर अच्छा लगा। साहित्य आज तक में आना अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बताऊं, BSNL का मेरा मोबाइल यहाँ आते ही मौन व्रत धारण कर रहा है। सरकार के सामने क्या समस्या लेकर के जाए कि राजभवनों का सफर अच्छा लगा, किंतु फिर अपना ही घर अच्छा लगा। राजभवनों का, और ये उस बच्चे के लिए पंक्तियां सुनिए, क्या हुआ क्या था। राजभवनों का सफर अच्छा लगा, किंतु फिर अपना ही घर अच्छा लगा, और देख मुझको उसने सिगरेट फेंक दी, ये अदब उसका ये डर अच्छा लगा। देख मुझको उसने सिगरेट फेंक दी, ये अदब उसका ये डर अच्छा लगा। अब ये विष्णु कह रहा है कि क्या प्रीति के संदर्भ में मैंने कुछ कहा है? हाँ कहा है। सुनो विष्णु, तुम्हारे सुनने लायक भी है और नौजवानों के सुनने लायक भी है कि सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, वो जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। ऐसा नहीं है। 70 वर्ष की अवस्था में तो अब आया हूं, लेकिन वो 30-40 वर्ष की बातें अब बच्चों के सामने कहना ठीक नहीं है। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। और पंक्ति सुनिएगा कि हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गजलें, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। तो विष्णु, कीर्ति, श्रेया, हमारे पास है क्या? चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। और लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। मैंने बच्ची से कहा था, उसने ये बात मुझसे कही जो संचालन कर रही थी, पहले कह देती तो श्रेया से एक गीत और सुनवाता, क्योंकि उसने कहा हमारे पास समय है
और संयोग से 5 लोग बुलाए गए थे इस कार्यक्रम में, और उसमें से एक सज्जन अनुपस्थित है, हरिओम भाई नहीं है, तो वो समय हम लोगों को पूरा करना है अपनी अपनी श्रेष्ठ रचनाओं से। तो मेरा मन था कि श्रेया और पढ़े, लेकिन ठीक है, उसने जहाँ पे छोड़ा है, जिस ऊंचाई पर जवानी की छोड़ा है, मैं उससे आगे की बात करता हूँ। सुनिएगा, बच्चों से कह रहा हूँ, कैसा होना चाहिए तुम्हें? लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख। लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, और जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। और आज बहुत सारे बच्चे मुझे मिले यहाँ, सबके बड़े अच्छे नाम थे। उन नामों को सुनकर के चित्त अच्छा लगा। मालूम पड़ा वो MBA की ट्रेनिंग कर रहे हैं, MBA की शिक्षा ले रहे हैं, और यहाँ पर कुछ कार्य करने आए हैं, सहयोग देने आए हैं। इन लोगों से कह रहा हूँ, लफ्ज़ों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। और श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। और इस बात को ध्यान रखिए कि मैं फर्रुखाबाद से आया हूँ। फर्रुखाबाद में और कुछ हो न हो, लेकिन एक बात बहुत गर्व करने के लिए है, छायावाद की अग्निशिखा महियसी महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ। इस बात को ध्यान में रख करके, और महादेवी महाप्राण निराला को अपना भाई मानती थी। हर साल उनकी राखी पर, कलाई पर राखी बांधती थी। और मैंने जब संस्मरण सुना, तो आप नए लोगों को नहीं पता होगा, ये बात बता दूं कि एक बार निराला राखी वाले दिन महादेवी के घर गए। कहा, महादेवी 2 रुपए दो। महादेवी जी 2 रुपए निकाल करके लाई। कहा, क्या करोगे? कहा, रक्षाबंधन है और रिक्शे वाला बाहर खड़ा है, 1 रुपए रिक्शे वाले को देना है। कहा, दूसरा? कहा, राखी बांधोगी, तुम्हें भी तो देना है कुछ। तो ऐसे हिंदी के इस व्यक्तित्व को महाप्राण कहा गया। इनका स्मरण होगा इसमें। बातें यहाँ से शुरू करता हूँ। जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता हूँ। और मेरी उम्र के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो शायद इस बात को अंतर तक ले जाएं कि अब हमें सब कुछ बच्चों पे लुटा देना चाहिए। जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता हूँ। और सजे जिस पे महादेवी की राखी, निराला सी कलाई चाहता। सजे जिस पे महादेवी की राखी, निराला सी कलाई चाहता हूँ। और पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो बिवाई चाहता हूँ। और इसकी दूसरी पंक्ति को आपको सिद्ध करना है। पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो बिवाई चाहता हूँ। और सभा में गूंजती हों तालियां जब, सभागृह से विदाई चाहता हूँ। सभा में गूंजती हों तालियां जब, सभागृह से विदाई चाहता हूँ। ये मेरी बच्ची जो सामने बैठी है, रोज़ जिसे रात में टीवी पर देखता हूँ एंकर के रूप में, उसकी तरह है कि आप लोग थोड़ा सा समय इस तरह से ले लें कि हमारा जो एक कवि नहीं है उसकी भी पूर्ति कर लें। तो एक गीत सुनाता हूँ आपको, और उसके बाद अंत में एक टिप्पणी देकर के अपनी बात को समाप्त करूँगा। ये गीत सुनिएगा, जो कवि के व्यक्तित्व का परिचायक है। आप में से भी बहुतों को लगेगा। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। आंसू नहीं छलकने देंगे, ऐसी कसम उठा रखी है। होंठ नहीं दाबे दांतों से, हमने चीख दबा रखी है। आंसू, अच्छा हाँ, मैं बीच बीच में शायद रुकता हूँ और आपकी तालियां मुझे आश्वस्त करती हैं, वरना कहीं कहीं मुझे ये कहना पड़ता है कि ये विकलता है या विफलता है। अब जुबान अपनी खोलते ही नहीं। कितने गंभीर हो गए हैं लोग, कुछ भी हो जाए बोलते ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सहज रहें। मैं भी सहजता के साथ आपके सामने हूँ। एक ये आत्मपरिचयात्मक गीत लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ आपसे कि आंसू नहीं छलकने देंगे, ऐसी कसम उठा रखी है।
होठ नहीं दाबे दांतों से हमने चीख दबा रखी है, माथे पर पत्थर सहते हैं, छाती पर खंजर सहते हैं, पर कहते पूनम पूनम को मावस कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। और इन पंक्तियों पर एकादशी शब्द आया है। आप जानते हैं कि हम लोग एकादशी पर व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। पंक्ति सुनिएगा कि हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने, जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्काने। हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने, जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्काने। तो फाके वाले दिन को पावन एकादशी समझ कहते हैं, पर मुखिया की ड्योढ़ी पे जाकर आदाब नहीं कहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। और इस गीत की अंतिम पंक्ति, हाँ बेटा आ जाओ, अब तुम्हारा नंबर आने वाला है, कि हम स्वर हैं झोपड़पट्टी के, हम स्वर हैं झोपड़पट्टी के, रंग महल के फाग नहीं हैं, आत्मकथा बागी लपटों की, गंधर्वों के राग नहीं हैं। हम चराग हैं, रात रात भर दुनिया की खातिर दहते हैं, अपनी तैराकी उल्टी है, धारा में मुर्दे बहते हैं, हमसे लोग खफा रहते। ये बच्ची आ गई है अगले कवि को बुलाने के लिए, और मुझसे विष्णु ने कहा था, भाभी सामने बैठी हैं, भाई साहब आपने उनके ऊपर कोई कविता नहीं लिखी क्या? विष्णु, मैं 3 टिप्पणियां करता हूँ 3-3 पंक्तियों की, जो हमने और भाभी ने मिलकर के लिखी है। मेरी जिंदगी उनको मंच पे बुला लेते हैं क्योंकि इतना जिक्र हो गया है। आप प्लीज एक बार मंच पर आ जाइए। सर आपके ही ऑनर में इतना कुछ कह रहे हैं, एक बार मंच पे आ जाइए। चलो विष्णु जाओ। ये विष्णु, इसको मैंने देखा है, ये राग पराग और अनुराग का कवि, कैसे जब आएगा तो आपको लगेगा कि आपने हेमंत में वसंत को बुला लिया है। अभी आएगा थोड़ी देर बाद ये आपके सामने। और ये आप देख रहे हैं, जब मैंने बाल सफ़ेद किए और मेरे बच्चे और बच्ची मुझसे पढ़ने आने लगे, आते ही थे, जब उन दिनों कॉलेज में था, सुनते थे, तो अलका ने, मेरी पत्नी ने, ज़्यादातर स्त्रियाँ काले बाल कर लेती हैं, उन्होंने कहा अच्छा नहीं लगेगा कि आपके बाल सफ़ेद हों और मेरे काले हों, इसलिए मैं भी बाल सफ़ेद ही रखूँगी ताकि आपके साथ लग सके कि आपकी पत्नी ही चल रही है। अब देखिए, अपनी पत्नी के सामने मैं आपको सुना रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 3 महिलाएं आईं। डरिए मत, आप सबकी ज़िंदगी में आती हैं, उम्र के अलग अलग पड़ावों पर। ये 3 महिलाएं कैसे आईं, उनको लेकर के बात समाप्त करता हूँ। जब मैं 30 वर्ष का हुआ तो हमारे घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। अब देखिए, ये विशेष महिला थी, महिलाएं तो आती हैं, माँ से लेकर के बहन और सभी सारी महिलाएं हैं, लेकिन ये 3 विशिष्ट, माँ तो सबसे विशिष्ट है, लेकिन इन 3 विशिष्ट महिलाओं पर 3 टिप्पणियाँ 3-3 पंक्तियों की है। पहली बेटी, सुनिएगा ध्यान से, मेरी बाहों में झूल जाती है। ये 30 वर्ष की उम्र में लिखी कविता है। मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। वाह। मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। और फिर मैं 50 वर्ष का हुआ, एक विशिष्ट महिला ने मेरे घर में प्रवेश किया। मेरा बेटा बड़ा हो गया था, अधिकारी बन गया था, और एक दिन क्या हुआ, द्युतिमती का अर्थ होता है झिलमिलाती हुई, और वर्तिका का मतलब दीप शिखा। अब सुनिएगा, द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, ऐसा लगा उसे देखकर जैसे झिलमिलाती हुई दीप शिखा सामने आ गई हो। द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। और अंतिम आज की बात, ये तीसरी महिला सबसे विशिष्ट है। 60 साल 65 साल के बीच में कभी इसका हमारे घर में पदार्पण हुआ, और मैंने देखा कि इसके तेवर क्या हैं। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। मेरी बेटी की बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। मेरी बेटी की बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। और मंच से चलते समय मैं हमेशा ये पंक्तियाँ पढ़ा करता हूँ कि फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते। धन्यवाद।
बहुत खूब।